नमस्कार, खबर दिन भर में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आगाज हो चुका है। देश के सबसे बड़े टेक इवेंट का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इवेंट का उद्घाटन किया। प्रगति मैदान पर यह कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस इवेंट का आयोजन दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया। में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे यहां 2G के समय क्या हुआ था शायद नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा, वरना शायद मीडिया वाले उसी बात को पकड़ेंगे और किसी चीज को बताएंगे नहीं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ, लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। मुझे विश्वास है कब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा। कि गूगल ने भी हाल ही में ये घोषणा की है कि वो अपने पिक्सल फोन्स भारत में बनाएगा। सैमसंग के फोल्ड 5 और एप्पल के आईफोन 15 पहले ही भारत में बनना शुरू हो गया है। आज हम सबको इस पर गर्व है कि पूरी दुनिया मेड इन इंडिया फोन्स का इस्तेमाल कर रही है। कतर की राजधानी दोहा ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वह इस फैसले से स्तब्ध है और कतर के प्रशासन के साथ इस मसले को उठाएगा। बयान में कहा गया कि भारत सरकार इस मामले में सारे कानूनी विकल्पों को खंगाल रही है। कतर प्रशासन ने इस मसले पर आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि इस बात की जानकारी है कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंटरेस्ट ऑफ कतर ने एक फैसला दिया है जो कि अल दहरा कंपनी के 8 अधिकारियों से जुड़ा हुआ है। साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इन सभी लोगों के परिवार वालों के साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं। नहीं है जब हम जानते नहीं हैं कि क्या हुआ, जब पूरी बात सामने आएगी तभी कुछ कह सकेंगे। आज हम सिर्फ दुख व्यक्त कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है, और हमारे लिए ये मानना बड़ा संभव नहीं है कि उन सैनिकों ने ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण उन्हें कोई दंड दिया जाए। ये तो छोड़िए कि उनको मृत्युदंड दिया जा रहा है। हमको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। अब क्यों ये हुआ, कितनी पैरवी हुई, सरकार की तरफ से क्या होना था, क्या हुआ है, वो जब सरकार बचाएंगे तभी पता चलेगा। आजम खान जेल में है, लेकिन उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में लगातार आजम खान के चर्चे हैं। पहले कांग्रेस आजम खान के लिए हमदर्दी, तो अब आजम खान के करीबियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार चुनाव के पहले राजनीतिक हलचल बढ़ाने का काम कर रही है। आजम खान के बाद अब उनके करीबी फरहत अली पर आईटी की गाज से यूपी में सियासी पारा हाई हो चला है। फरहत अली के साथ ही रामपुर में कई जगह आईटी की छापेमारी हुई है। आजम जेल में और रामपुर में आईटी के छापे, आखिर क्या ढूंढ रहे इनकम टैक्स वाले? आजम खान के करीबी पर एक्शन, रामपुर आवास पर आईटी की टीम ने मारा छापा। इन दिनों आजम खान और उनके करीबी सियासी सुर्खियों में बने हुए हैं। अभी कुछ रोज पहले की ही तो बात है जब कांग्रेसी नेताओं का जत्था आजम से मुलाकात को बेकरार था, मगर मुलाकात नहीं हो पाई। जेल प्रशासन ने कहा कि आजम खान कांग्रेसियों से मिलना नहीं चाहते, जबकि कांग्रेसी बोले कि पुलिस प्रशासन ने मुलाकात करने ही नहीं दी। मगर अब खबर रामपुर से आ रही है। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के करीबी फरहत अली खान के रामपुर के आवास पर आईटी ने छापा मारा है। फरहत अली पूर्व सभासद हैं और आजम खान के बेहद करीबी लोगों में से एक माने जाते हैं। आयकर विभाग की टीम ने शुक्रवार सुबह लगभग 9 बजे फरहत अली के घर पर छापा मारा है। वैसे तो आजम खान अपने परिवार के साथ भले ही अलग अलग जेल में बंद हैं, लेकिन आयकर विभाग की टीम
उनके करीबी समर्थकों के आवास पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अब आयकर विभाग के निशाने पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के करीबी ठेकेदार रामपुर के नवाब गेट माल रोड पर पूर्व सभासद फरहत अली खां का आवास है, जहां पर शुक्रवार सुबह आयकर की टीम पहुंची और छापा मारा। 2 गाड़ियों में सवार होकर आयकर की टीम अधिकारी फरहत अली के आवास पर पहुंचे थे और अंदर दाखिल हुए। आवास के बाहर सीओ सिटी खबर है कि इस दौरान आईटी की टीम ने फरहत के परिवार के लोगों से पूछताछ भी की है, जरूरी दस्तावेज खंगालने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब फरहत अली काफी एक्टिव थे। आजम के करीबी होने की वजह से इलाके में उनका रुतबा भी था। वो नगर पालिका के पूर्व सभासद भी रह चुके हैं। खबर ये भी है कि रामपुर में कई जगह आयकर की टीमों ने आजम खान के करीबी ठिकानों पर छापे मारे हैं। यानी आजम की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। एक तो पहले ही आजम फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने 18 अक्टूबर को 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही उन पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया था। हाल ही में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल से हटाकर अलग अलग जेलों में शिफ्ट भी किया गया है। आजम खान इस वक्त सीतापुर के जेल में हैं। यानी कि आजम खान भले ही जेल में हो मगर उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रामपुर। आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पेशी पर लाया। वहीं कोर्ट नेता को 10 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें कि आप नेता संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। संजय जी क्या कहेंगे आप सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी संस्था के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। संजय जी क्या कहेंगे आप? माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। वही मुख्तार के सहयोगी सोनू यादव को 5 साल की सजा मिली है। सोनू पर भी कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना लगाया है, जिसके साथ ही मुख्तार के वकील लियाकत का कहना है कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है। हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे और उम्मीद है कि हमें वहां से न्याय मिलेगा। बीते 5 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज डीटीसी बसों में बस मार्शल के रूप में तैनात सिविल डिफेंस कर्मियों ने दिल्ली सचिवालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। मार्शल का आरोप है कि वेतन नहीं मिलने से उनके घर चलना मुश्किल हो गया है। सरकार से लेकर उपराज्यपाल तक कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो रही। मजबूरन उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। दैनिक भत्ता हमारा दो, बदायूं में प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी उन पर भारी पड़ गई। दरअसल सदर तहसील एसडीएम के न्यायिक कोर्ट से व्यवस्थाओं को नजरअंदाज करते हुए राज्यपाल के नाम सम्मन जारी कर कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने का आदेश जारी कर दिया गया। जिसके बाद एसडीएम कोर्ट का समन राजभवन पहुंचा तो राज्यपाल सचिवालय ने डीएम को पत्र भेजा, जिसमें इस पर घोर आपत्ति जताते हुए कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में सिपाही को टक्कर मारने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है, जहां दिल्ली पुलिस ने ड्राइवर राम लखन मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का सीसीटीवी वायरल फुटेज हो रहा है। यह घटना 24 अक्टूबर की रात को कनॉट प्लेस के इलाके में घटित हुई थी। पुलिस चेकिंग के दौरान एसयूवी ड्राइवर राम लखन मिश्रा को बैरिकेड पर खड़े सिपाही को टक्कर मारकर फरार हो गए। सिपाही राजू उस दौरान गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। सिपाही को गंभीर रूप से जख्मी हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बदायूं से लाइव मौत का वीडियो सामने आया है, जहां बिजली करंट से युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल युवक सरिया खरीद कर घर की तरफ वापस लौट रहा था, तभी हाई वोल्टेज लाइन से लोहे की सरिया टकरा गई, जिससे सरिया में करंट आने लगे। जिसके बाद जैसे ही युवक सरिया से
टच में आया। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। वहीं लाइव मौत का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। बता दें, हादसा सहसवान नगर के शाहबाजपुर का बताया जा रहा है। गाजियाबाद में स्टंट करने का वीडियो सामने आया है, जहां दो कार के बीच में खड़े होकर युवक ने स्टंट किया है। हुड़दंगी रील रिकॉर्ड करने के लिए स्टंट कर रहे थे। वहीं वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। गाजियाबाद के वेब सिटी इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के कंझावाला थाना इलाके में केबल कारोबारी के घर पर बदमाशों ने 1 करोड़ की रंगदारी के लिए पोस्टर चिपकाए हैं। अपना खौफ जमाने के लिए कारोबारी के घर के बाहर फायरिंग भी की गई। जेल में बंद गोगी गैंग के गुर्गों के नाम पर रंगदारी मांगने की वारदात को अंजाम दिया गया है। गोली चलाते हुए पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कंझावाला थाना पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच की शुरुआत कर दी है। लखनऊ में एक कंपनी में बिना अनुमति के 500 बिजली के अवैध खंभे लगाए हैं, जहां पर साहू लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड प्लानिंग में ये खंभे लगे हैं। कंपनी ने ये खंभे खरीद कर लगाए हैं, लेकिन बिजली विभाग से इसकी परमिशन नहीं ली गई। इसी वजह से बिजली विभाग के राजस्व को करोड़ों का चूना लगा। बताया जा रहा है कि दलालों से मिलकर अवैध बिजली के खंभे लगाए गए। तो साहू लैंड डेवलपर्स से ये मामला सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी को टेंडर देकर ये 500 खंभे लगाए गए हैं, जबकि बिजली विभाग को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्राइवेट खंभे लगाने की वजह से बिजली विभाग को करोड़ों के राजस्व का चूना लगा है। हरदोई में उस समय हादसा हो गया जब पिहानी करके मेन मार्केट में अवैध रूप से गैस भरवा रहे मारुति कार में अचानक आग लग गई और कार पूरी तरह से धू धू कर जल उठी। देखते ही देखते आग के गोले में कार पूरी तरह से तब्दील हो गई। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद में प्रोफेसर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। दरअसल 6 महीने पहले छात्र और प्रोफेसर में जमकर मारपीट हुई थी, जिसके बाद पीड़ित प्रोफेसर ने कार्रवाई करने की मांग पर धरना प्रदर्शन किया है। वहीं प्रोफेसर की मांग है कि छात्र को स्कूल से निष्कासित किया जाए। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला शिकोहाबाद स्टेशन रोड के आदर्श कृष्ण महाविद्यालय का बताया जा रहा है। पदाधिकारी है नहीं, जो व्हाट्सएप पे आया है। लखनऊ में एक कंपनी में बिना अनुमति के 500 बिजली के खंभे लगाए गए हैं, जहां साहू लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड प्लानिंग में ये खंभे लगे हैं। कंपनी ने ये खंभे खरीद कर लगाए हैं, लेकिन बिजली विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, ना ही परमिशन ली गई थी। यही वजह है कि बिजली विभाग के राजस्व को करोड़ों का चूना लगा है। बताया जा रहा है कि दलालों से मिलकर ये अवैध बिजली के खंभे लगाए गए हैं। झारखंड में सरकार चला रही पार्टी जेएमएम अब चुनावी मोड में दिखाई देने लगी है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि चुनाव के लिए तैयार रहें। रांची में जिला से लेकर प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को इसके लिए विशेष तौर पर टास्क भी दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी की तरफ से लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। इसके साथ ही साथ पार्टी को ऐसा लग रहा है कि शायद कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाएगा। ऐसे में पार्टी अपनी रणनीति तैयार करने में लग गई है। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ के सर्च ऑपरेशन के दौरान 6 पैकेट हेरोइन मिलने से हड़कंप मच गया, जहां भारत पाक सीमा पर आदिया पोस्ट पर यह हेरोइन मिली है। बीएसएफ और स्थानीय पुलिस इस मामले की जांच में जुट गए हैं।
मुरादाबाद में पुलिस की वर्दी पहनकर वीडियो बनाने वाले नटवरलाल अब्दुल्ला पठान पर मुकदमा दर्ज हुआ है। यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान ने पुलिस की वर्दी पहनकर वीडियो बनाया, जहां सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मुरादाबाद के कुंदरकी थाने में अब्दुल्ला पठान पर मुकदमा दर्ज हुआ है। रौब दिखाने के लिए 8 बाउंसरों के साथ लेकर चलता है। मुरादाबाद के बिलारी इलाके में चल रहे मेले में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जहां जमकर मारपीट हुई, जिससे 2 पक्षों में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों में मारपीट हुई है। लड़ाई में जमकर बेल्ट और डंडे चले हैं, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। तो मुरादाबाद में बताया जा रहा है कि मेले में 2 पक्षों में मारपीट सामने आई है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से 2 पक्षों में मारपीट के बाद लाठी डंडे चले हैं, जिसकी वजह से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुरादाबाद में एक मेले के दौरान 2 पक्षों में अचानक भिड़ंत का मामला देखने को मिला। इस पूरे मामले में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दोनों ही पक्षों में यहां पर लाठी डंडे और झड़प की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। ये झड़प काफी देर तक चलती रही। 2 पक्षों में भिड़ंत में लाठी डंडे चलने की वजह से भारी संख्या में लोग घायल भी हो रहे हैं। बाद में पुलिस को बीच में आकर बीच बचाव कराना पड़ा। झारखंड में राजनीतिक बयानों की बौछार के साथ ही राज्य में उठापटक की सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। जहां राजनीतिक हलकों में चल रही तैयारियों और पार्टियों की चुनावी मोड से इस बात का अंदेशा है कि झारखंड में समय से पहले ही विधानसभा चुनावों का बिगुल बज सकता है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री का बयान भी इसकी एक वजह माना जा रहा है, जिसमें वो कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए कमर कसने की हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या ईडी की कार्रवाई के चलते झारखंड में जेएमएम ने रुख बदला है और क्या झारखंड में समय से पहले ही होगी विधानसभा चुनाव की दस्तक? चुनाव के लिए तो राजनीतिक दलों को हमेशा तैयार रहना ही चाहिए और जो चुनाव होगा तो उसमें तो हिस्सेदारी हम लोग चुनाव में लेते ही हैं। तो ये तैयारी तो और होनी है तो तैयारी भी होनी चाहिए। तो ये इस महापर्व की तैयारी तो स्वाभाविक रूप से होती है। झारखंड में सरकार चल रही है, मगर जेएमएम कांग्रेस अब चुनावी मूड में है। बाकायदा कार्यकर्ताओं को तैयार रहने का आह्वान किया जा रहा है। तो सवाल ये कि क्या वक्त से पहले झारखंड में चुनाव हो सकता है? यकीनन सवाल बड़ा है, क्योंकि झारखंड में सरकार चला रही जेएमएम और कांग्रेस अब चुनावी मूड में दिखने लगी है। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर दिशा निर्देश दे दिए हैं कि वे चुनाव के लिए कमर कस लें। अब सीएम के बयान के मायने भी निकाले जा रहे हैं कि कहीं ये ईडी की एक्शन का रिएक्शन तो नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का लगातार कसता शिकंजा आने वाले दिनों में किसी बड़ी कार्रवाई की तरफ क्या तस्दीक कर रहा है। तो क्या ऐसे में पार्टी अपनी रणनीति तैयार करने में लग गई है? इधर कांग्रेस के भी कई बड़े नेता लगातार राज्य के दौरे पर हैं और पार्टी की रणनीति तैयार करने में लग गए हैं। चुनाव के लिए तो राजनीतिक दलों को हमेशा तैयार रहना ही चाहिए
और जो चुनाव होगा तो उसमें तो हिस्सेदारी हम लोग चुनाव में लेते ही हैं। तो ये तैयारी तो और होनी है तो तैयारी भी होनी चाहिए। तो ये इस महापर्व की तैयारी तो स्वाभाविक रूप से होती है और आने वाले समय में सांगठनिक आवश्यकताएं क्या है, कैसे मजबूती है, कितनी और मजबूत होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा होगी। कुछ दिशा निर्देशों के साथ ये कार्यक्रम समाप्त हुआ है। पुनः फिर से संगठन की बैठक बहुत जल्द, उसकी नई तिथि आप लोगों को समझ। इधर चुनाव को लेकर राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी भी चुनावी तैयारी की बात कर रही है। यही वजह है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा कर राज्य भर में गली गली चौक चौराहे पर पार्टी का झंडा उठाए सियासी सफर पर निकले हुए हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं का मानना है कि राज्य की हेमंत सरकार कितनी भी ताकत लगा ले, इस बार जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। मुख्यमंत्री जी का अब जो सरकार है वो मृत्युशैया पे है और मृत्युशैया पे अब ये कुछ भी प्रयास कर ले कुछ होना नहीं है। बस अब इस सरकार का राम नाम सत्य तय है। अब इसका अंतिम संस्कार 2024 में राजनीतिक रूप से इस सरकार का हो जाएगा, क्योंकि कोई ऐसा सगा नहीं जिससे मुख्यमंत्री जी ने ठगा नहीं, और सब ठगे हुए लोग अगले चुनाव में बैलेट के जरिए उनको जवाब देंगे। अब मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, नवंबर से जनता आपके द्वार निकालेंगे। अरे भाई, जनता आपको बाहर का द्वार दिखाने को तैयार है। अब लाख जनता के द्वार चले जाए, अब की बार बाहर का द्वार। हालांकि झारखंड में बीजेपी की तरफ से चुनावी तैयारी पहले से की जा रही है। यही वजह है कि 28 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रांची में संकल्प सभा के समापन में मौजूद रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू से जनता को संदेश देंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरीके से राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ कई नेताओं और अधिकारियों पर जांच की आंच दिखाई पड़ रही है, उसमें कभी भी कोई बड़ी राजनीतिक हलचल दिखाई पड़ सकती है। अब देखना है कि राजनीतिक पार्टियां किस तरह से अपने को चुनावी मैदान में उतार पाती हैं। हालांकि हालात जिस तरीके के हैं, राज्य में उठापटक के साथ चुनाव भी हो सकते हैं। तो क्या वाकई में झारखंड में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।